हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज द न्यू बिगिनिंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड तक हम देखा था एजेंट के साथ के सभी कैलकुलेटर्स के ऊपर बहुत सेट के कई सारे कैलकुलेटर्स ने अटैक कर लिया है, उन्हें बंदी बना लिया है और उनके पास में जितने भी स्टोरेज बैग है वो सब के सब उनसे छीन लिया है। इसके बाद में ये जियानमेंग को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जियानमेंग साफ मना कर देता है। उसे और ज्यादा तड़पाने के लिए वो जियानमेंग के सामने शेंग जियान को मारने की धमकी देता है, लेकिन जियानमेंग इससे मानता नहीं है। ये सुनने के बाद में ये बॉडीगार्ड शेंग जियान को दो टुकड़े में फाड़ने लगता है। इसी टाइम पर शेंग जियान की नजर एजेंट के ऊपर पड़ जाती है और बता देता है कि एजेंट के पास में कौन से स्टोरेज बैग्स है। ये इन्फॉर्मेशन इस बंदे जोंगिंग को काफी पसंद आती है और वो तुरंत ही इसे छोड़ देता है। और फिर इसके बाद में जोंगिंग के साथ के काफी सारे कैलकुलेटर एजेंट के पीछे पड़ जाता है। एजेंट वहां से भागने की कोशिश करता है और सीधे एक पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पहुंचकर वो इन सभी से कहता है कि वो अपने पास में जितना भी सामान है वो सारा यहाँ से फेंक देगा अगर इनमें से किसी ने भी उसके पास में आने की कोशिश की। जोंगिंग को पहले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब के सब आगे बढ़ते रहते हैं। तभी एजेंट इन्हें अपनी कंडीशन बुक दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, जिसे देखकर ये रुक जाता है और डिसाइड करते हैं ये एजेंट के साथ में नेगोशिएशन करेंगे और किस तरीके से उससे वो बुक छीनने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जोंगिंग अपने साथी कैलकुलेटर को बाकी के सभी कैलकुलेटर्स को यहाँ पे लेके आने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर ये बंदा तो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद में जोंगिंग अपने मोस्टर के ऊपर से नीचे उतरता है और फिर एजेंट से कहने लगता है तुम्हारे पास में जो ये बुक है ये बहुत ज्यादा रेयर है, इसके अंदर कल्टिवेशन के काफी अच्छे रिसोर्स लिखे हुए हैं और इसके अलावा हम काफी लंबे टाइम से यिन यांग एनर्जी के सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसी बुक के अंदर है। तुम्हें हर हाल में ये बुक चाहिए, तुम्हारी मजबूरी को समझो और इस बुक को हमारे हवाले कर दो। इसके बदले में हम तुझसे वादा करते हैं तुम्हारे पास जितने भी स्टोरेज बैग है उस सबके सब तुम्हारे पास में ही रहेंगे। और एक और बात, हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश मत करना, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तुम तुरंत ही तुम्हें मार देंगे। उसके बाद में भले ही हमें ये सीक्रेट बुक मिले या फिर ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एजेंट कहता है तो फिर ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ मेरे सारे कैलकुलेटर्स जिनको तुमने पकड़ रखा है उन सभी को तुम रिलीज करो। जोंगिंग कहता है तुम फिलहाल इस हालत में नहीं हो कि हमारे साथ में किसी भी तरीके का नेगोशिएशन कर सको, हम यहाँ सुपीरियर है इसलिए तुम्हें हमारी बातें माननी होगी, लेकिन फिर भी ठीक है तो हम तुम्हारे साथ के कैलकुलेटर को छोड़ने के लिए तैयार है। शायद से जब तुम इन कैलकुलेटर्स को रोता हुआ देखोगे तब जरूर से तुम्हारा मन पसीज जाएगा और तुम इस बुक को हमारे हवाले कर दोगे। जोंगिंग के इतने के साथ में ही उसके साथ का ये कैलकुलेटर इससे पहुंच जाता है और उसके साथ में शेंग जियान भी है जो कि रो रहा है। इसके बाद में जोंगिंग हंसते हुए लगता है अब तुम्हारे पास में एक आखिरी मौका है, जल्दी से वो बुक हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने कुछ सेकंड्स के अंदर ये बुक हमारे हवाले नहीं की तो हम वादा करते हैं इस कैलकुलेटर जिसको तुम अच्छी तरह जानते हो इसको मार देंगे। ये सुनकर शेंग जियान बहुत घबरा जाता है, सोचने लगता है कि वैसे भी एजेंट के साथ में इसकी ज्यादा अच्छी बनती नहीं है, इसलिए एजेंट किसी भी हाल में इसको बचाने के लिए तो अपनी कोई भी चीज इन लोगों के हवाले नहीं करेगा। इसी वजह से शेंग जियान की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में धीरे धीरे करके जोंगिंग का दिया हुआ टाइम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके साथ में शेंग जियान की घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगती है। वो एंड में बोलता है प्लीज वहीं पे रुक जाओ, यहाँ पर कोई भी सीक्रेट बुक नहीं है, ये लड़का यहाँ पर नाटक कर रहा है। ये देखकर अब एजेंट भी अपना नाटक शुरू कर देता है। वो रोते बोलने लगता है सीनियर ब्रदर मुझे पता है ये बुक हमारे पास में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे बचाने के लिए आपको अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं इन सभी को पहले ही ये बुक दिखा चुका हूँ, इसलिए अब ये तरीका काम नहीं करेगा, हमें इन्हें बुक तो देनी ही होगी। एजेंट के मुंह से सुनने के साथ में ही जोंगिंग समझ जाता है शेंग जियान यहाँ पर झूठ बोल रहा है। इससे गुस्सा होकर जोंगिंग शेंग जियान के एक हाथ के ऊपर जो स्ट्राइक करके उसे काट देता है और फिर इसके बाद में एजेंट से बोलने लगता है बच्चे अब तुम्हारे पास में एक आखिरी मौका है, जल्दी से वो बुक हमारे वाले कर दे वरना ये लड़का जरूर से मारा जाएगा, हम इस लड़के को खत्म कर देंगे। और एक और बात, ये सिलसिला यहाँ पे रुकेगा नहीं, इस कैलकुलेटर के बनने के बाद में बाकी सारे कैलकुलेटर्स का नंबर आएगा, एक करके सब मारे जाएंगे। ये कहने के तुरंत बाद जोंगिंग एकदम चालाकी से एजेंट के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी कब्जे जंजीरों को एजेंट की तरफ भेजता है जिसके अंदर एजेंट की बॉडी बनने लगती है। यहाँ पर इन जंजीरों का मेन काम है किसी भी तरीके से एजेंट को इस बुक को फेंकने से रोकना। इसी समय जोंगिंग भी एजेंट के ऊपर अटैक करता है, वो उससे इस बुक को छीनने की कोशिश करता है और इसी टाइम पर एजेंट के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल दिखाई देती है, उसका प्लान वर्क कर रहा है। इसके तुरंत बाद में पता चलता है वो इन जंजीरों के अंदर अटकने का केवल नाटक कर रहा था, असल में वो भी पूरा फ्री है। वो जल्दी से उन जंजीरों को पकड़ता है और उछल के यहाँ पर जो पीछे स्ट्रक्चर था इसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर जियानमेंग से बोलने लगता है मैंने कहा था किसी भी तरीके की चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इस बुक को फेंक दूंगा, तुम जानते हो ना इस बुक की कीमत कितनी ज्यादा है और तुमने अभी जो गलती की है ये गलती काफी है, इस बुक को ऐसे दूर फेंकने के लिए तुम्हारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जोंगिंग बोलता है तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन एक बात तो याद रखना अगर तुमने उस बुक को फेंक दिया तो भी हम किसी न तरीके से उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन वही अगर तुम वहां से नीचे गिर गए तो जरूर से मारे जाओगे, कोई भी तुम्हारी लाश भी नहीं ढूंढ पाएगा।
ये कहते हैं जोंगिंग अब कब जब तक गुस्से में होता है वो सोचने लगता है एक बार किस तरीके से ये बुक मेरे हाथ में लग जाए, उसके बाद मैं इस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद में एजिंग को डरने का नाटक शुरू हो जाता है। वो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो रोते बोलने लगता है, नहीं मैं तुम्हारी किसी बात में आने वाले नहीं हूँ। तुमने मेरे एक साथी ग्लैडिएटर मेरे सीनियर ब्रदर के ऊपर अटैक करके उनके हाथ को काट दिया। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डर चुका हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुमने पास आने की कोशिश की तो मैं इसे फेंक दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं इस बुक को इस तरीके से फेंकूंगा कि तुम्हें कभी भी ये मिलेगी ही नहीं। इसी समय जोंगिंग को एक बहुत ही बेकार सा आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने सर साथी से दिखते हुए एजेंट से बोलने लगता है, मेरी एक बात तो ध्यान से सुन लो, यहाँ पर मेरे बहुत सारे ग्लैडिएटर्स हैं जो कि बड़ी आसानी से तुम्हें खत्म कर सकता है, इसलिए तुम यहाँ से बच के निकल नहीं सकते। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ यहाँ से सेफली बच के निकलने का। अगर तुम इस मौके को पार कर जाते हो तो ये सारी चीजें जो कि तुम्हारे पास में है, ये सीक्रेट बुक, रिसोर्सेज, तुम्हारे साथी सबके सब बच जाएंगे। तो मेरी शर्त कुछ इस तरीके की है, मेरे पास में काफी सारे साथी ग्लैडिएटर्स है, इनमें से जो सबसे कमजोर है और जिसका लेवल लगभग तुम्हारे लेवल के बराबर है, उससे तुम्हें फाइट करनी होगी। अगर तुम उसके सामने उसके 10 मूव्स को सर्वाइव कर जाते हो तो हम तुम्हें यस जाने का मौका देंगे, और वहीं अगर ऐसा नहीं होता है और तुम सर्वाइव नहीं कर पाए तो तुम्हें हमें इस सीक्रेट बुक सीधे हमारे हवाले करनी होगी, वो भी अपनी स्वीकृति से। ये कहते हुए जोंगिंग का इशारा इस लड़की की तरफ होता है जो क्या वे मौजूद सभी ग्लैडिएटर्स में से सबसे ज्यादा कमजोर है। और एजेंट भी इसे देखकर हंसने लगता है क्योंकि उसकी प्लानिंग जितनी चल रही थी उससे भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। फिर एजेंट अपने नाटक को और आगे बढ़ाते हुए कहने लगता है, मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, आपने मेरी पावर देखी है, मुझे आप लोगों से डर के भागना पड़ा था और यहाँ पर अब इस तरीके से मुझे छुपना पड़ रहा है, इसलिए मैं किसी भी तरीके से 10 मूव तो सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उस लड़की की पावर देखी है, वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो आसानी से मुझे खत्म कर देगी। तो कैसा रहेगा हम इसे 10 की बजाय केवल 3 मूव्स कर दें। अगर मैं 3 मूव सर्वाइव कर गया तो भी आप लोगों को मुझे जाने देना होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो इस सीक्रेट बुक आपकी हो जाएगी। ये सुनकर जोंगिंग को लेने लगता है उसने एजेंट को अपनी जान में फंसा लिया है। वो हंसते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम्हारी इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। ये कहने के बाद वो सोचता है सिस्टर कायो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसने अपने बॉडी के अंदर कौन से कल्चरल पिल्स का यूज किया है जिस वजह से उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कंप्रेस हो चुकी है। इसी वजह से इस टाइम पर उसका कल्चरल लेवल तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन वो है बहुत ताकतवर। ये लड़का किसी भी तरीके से कायो के सामने तो सर्व कर ही नहीं सकता। कायो केवल एक ही अटैक के अंदर इसे फाइट में हरा देगी। इसी समय कायो जोंगिंग के पास में आती है और उसे कहने लगती है, ब्रदर जोंगिंग क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? आपको इतना सोचना क्यों पड़ा? और आपने उस टाइम पर 10 मूव्स का ही क्यों? 10 मूव तो क्या, मैं इसको केवल एक मूव में हरा सकती हूँ। यहाँ पर 3 मूव भी इस लड़के ने बहुत ज्यादा बोल दिया है। जोंगिंग बोलता है, कायो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी होगी। इस लड़के को कम मत समझना, अपनी पूरी ताकत से जितना दम हो सके उतना लगाकर इसके ऊपर अटैक करना और एक ही अटैक के अंदर इस फाइट को खत्म करना, क्योंकि हमें किसी भी हालत में वो बुक चाहिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कायो कहती है, सीनियर ब्रदर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद में ये एजिंग तो दिखती है और फिर उसे कहने लगती है, लड़के अब टाइम हो चुका है, तुम यहाँ पर नीचे आ जाओ और मेरे साथ फाइट करो। तुमसे फाइट करने के लिए मैं पूरी तैयार हूँ, मैं वो कल्टिवेटर हूँ जिससे तुम्हें फाइट करनी है। एजेंट कहता है, मैं भी तुमसे फाइट करने तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ के जितने भी कल्टिवेटर्स है इन सभी को ऐसे दूर भेज दिया जाए, क्योंकि इनके सामने मैं तुमसे फाइट करने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहूंगा और साथ में मुझे हमेशा डर बन रहेगा कि ये लोग कभी भी मुझ पर अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मेरे साथ कोई कल्टिवेटर नहीं है जो कि मेरी फाइट में मदद कर सके तो तुम्हारे साथ के भी कोई कल्टिवेटर नहीं होनी चाहिए। जब बात बराबरी की हुई है तो बराबर वाला बिहेव ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, इसलिए मैं अकेले में ही तुमसे फाइट कर सकता हूँ। कायो बोलती है, ये भी तुम्हारा अकेले बेकार का बहाना है, लेकिन ये भी काम नहीं करेगा। ये सब जो तुम कर रहे हो ये कर तुम केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और हमारा भी, और मुझे गुस्सा दिलाते जा रहे हो। यहाँ पर मुझे जितना गुस्सा आएगा उतनी ताकतवर तरीके से मैं तुम पर अटैक करूंगी। ब्रदर जोंगिंग आपको मेरी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लौट जाइए, जैसा आगे की फाइट को मैं संभाल लूंगी। अब देखते हैं ये लड़का कब तक मेरे सामने टिक पाता है। कायो के इतना करने के साथ में जोंगिंग और यहाँ पर जो बाकी कल्टिवेटर्स होते हैं ये सब के सब जैसे काफी दूर चल जाते हैं। इसके बाद में कायो एजेंट से बोलती है, अब तो तुम खुश हो, सबके सब यहाँ जा चुके हैं, नीचे आ जाओ। इसके बाद में एजेंट के प्लान का अगला फेज शुरू होता है। वो आगे बोलता है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से भागता आ रहा था, तो कैसा रहेगा मैं नीचे ना आकर तुम ऊपर आ जाओ। कायो बोलती है, ये सब कुछ बकवास है, वहाँ पर ऊपर चढ़ने में तो तुम्हें बिल्कुल जोर नहीं आया, लेकिन तुरंत नीचे उतरने में तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, ये सब तुम केवल नाटक कर रहे हो। तुम एक डरपोक हो जो कि मुझसे फाइट नहीं कर सकता, जल्दी से वहां से नीचे उतरो और मुझसे फाइट करो। ये सुनने के साथ में एजेंट डरने का नाटक करता है, उसका पाँव फिसल जाता है और उसके हाथ में से ये बुक छूटकर नीचे की तरफ गिरने लगती है। ये देखने के साथ में कायो तेजी से उस बुक की तरफ लपकती है और उसे अपने हाथ से पकड़ लेती है और फिर एजेंट से कहती है, अब तो मुझे तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास में आ चुकी है। इसी समय एकदम से एजेंट जोर पर आता है और फिर इसके ऊपर एक बहुत तेजी से अटैक कर देता है। लड़की की नजर अटैक पर पड़ जाती है, ये जोर चलकर पीछे तक पूछ जाती है और फिर कहने लगती है, क्या तुम मेरे ऊपर चुपके से अटैक करना चाहते थे, तब तो ये काम नहीं किया। इसे कहने के बाद में जब तो सामने तो करती है, उसके ऐसा करने के साथ में उसके हाथ के अंदर से ड्रैगन का एक बहुत ताकतवर सा ऑरा बाहर निकलता है, जो कि तेजी से एजेंट तो बढ़ने लगता है और एजेंट उसे अपने हाथ से रोक देता है। इसी के साथ में ये फाइट काफी खतरनाक हो जाती है।
इन दो एनर्जी के आपस में टकराने के कारण वहाँ पर एक बहुत ही धमाका होता है। कुछ भी दिखाई नहीं देता। लड़की को लगता है फाइट खत्म हो चुकी है। उस लड़के ने खुद को जल्दी समझ लिया है। तभी एजेंट इस धमाके के धुएं को चीरते हुए उस धुएं में से बाहर निकलता है और फिर इस लड़की के ऊपर आखिरी में अटैक कर देता है। इस धुएं की वजह से एजेंट इस लड़की के इतने पास में पहुंच गया और लड़की को बिल्कुल पता ही नहीं चला। इसके पास में एजेंट के अटैक को डॉज करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अटैक उसके ऊपर पोती से पड़ जाता है। पेट पे पड़ा हुआ ये एक मुक्का इस फाइट के अंदर एजेंट को पूरी तरह जीत दिला देता है। इसी के साथ में ये बाजी पूरी तरह बदल जाती है। अब तक जो बोई क्लैन के लोग जीत रहे थे वहीं एजेंट ने सब कुछ बदल दिया है। कायो के पेट पे एक मुक्का मारने के बाद में वो तुरंत ही इसको उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। इसके टाइम पर जोंगिंग भागते हुए सामने की तरफ आने लगता है और चिल्ला कहता है उसको छोड़ दो। एजेंट कहता है पास आने की कोशिश मत करना वरना अभी मार दूंगा। मुझे कमजोर समझ के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी गर्दन काटने में मुझे केवल कुछ सेकंड लगेंगे और इसके लिए मुझे किसी वेपन की भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों के लिए अच्छा होगा तुम लोग मेरी बात को मानो, मुझे और मेरे सारे साथियों को यहाँ जाने दो। इसी टाइम पर जोंगिंग अपनी चालाकी दिखाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एजेंट कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसी के साथ में वो अपने पास से चप्पू निकालकर उसे कायो की गर्दन पर लगाता है और फिर उसे गाल के ऊपर भी एक हल्का सा कट लगा देता है जैसे खून बहने लगता है। इसकी तुरंत बाद कायो तेजी से रोना शुरू कर देती है। वो चिल्ला कहती है सीनियर ब्रदर मुझे बचाइए, कुछ कीजिए। इसी के साथ में कायो के हाथ में से वो बुक भी छूटकर जमीन पर गिर जाती है और इसके बाद में अब सब लोग उस बुक को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इन्हें पता चलता है ये कोई खास बुक है ही नहीं, ये एक नॉर्मल सी बुक है। इसे देखकर जोंगिंग का ये साथी बोलने लगता है इस लड़के ने हमें बेवकूफ बनाया। लड़के तूने तो कहा था ये एक बहुत ही स्पेशल बुक है जिसके अंदर कल्टिजन की सीक्रेट नॉलेज है, लेकिन इसमें तो कुछ भी खास नहीं दिख रहा। जोंगिंग बोलता है शांत हो जाओ, इस लड़के ने हमें बेवकूफ बना दिया है लेकिन ये बोर नहीं होगा। लड़के तेरे पास में ये आखिरी मौका है, हमारे सामने घुटने टेक कर हमसे माफी मांग ले, हमारे साथी लड़की को छोड़ दे। अगर यहाँ पर कायो को और कुछ भी होता है तो मैं तुरंत ही तुझे और तेरे सारे साथियों को खत्म कर दूंगा और फिर मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। एजेंट कहता है ठीक है तुम जो करना चाहे वो तुम वो कर सकते हो। अब देखते हैं किसके पास में ज्यादा स्पीड है, तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर जिसे तुम मेरे सारे साथियों को खत्म करोगे या फिर मेरी इस नाइफ में जिससे मैं इस एक लड़की को खत्म करूंगा। ये कहते हुए एजेंट दोबारा से इस चप्पू को काया की गाल के एकदम पास में लेके जाता है जिसके साथ में जैंग के साथ में जितने बंदे होते हैं इन सभी बीच में जैसे भगदड़ सी मच जाती है। इस सब के सब काफी गुस्सा हो जाता है और इसी टाइम पर जो बॉडीगार्ड होता है इन सभी को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है अगर इन लोगों के अंदर ज्यादा भगदड़ मच गई तो एजेंट जल्दी से कायो को अटैक करके उसे खत्म कर देगा। इसके बाद में एजेंट आके बोलता है तो फिर क्या तुम मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो, जल्दी से मेरे सारे साथियों को छोड़ दो। जैंग बोलता है तुम्हें तो पता है ना यहाँ पर अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम और तुम्हारा कोई भी साथी यह जिंदा बच के नहीं निकल सकता, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा जल्दी से हमारे सामने सरेंडर कर दो, हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। जी कहते जैंग अपने साथी का लीडर को एक इशारे में करता है। ये इशारा इस बॉडीगार्ड के लिए है जो कि तेजी से एजेंट तो भागने लगता है। इसके बाद में एजेंट अपने चप्पू को इस लड़की कायो के आंख के एकदम पास में लेके जाता है और फिर जैंग से कहता है अपने इन साथियों को यहीं पर रोक के रख लो, अगर इसने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुरंत ही इस चप्पू को इस लड़की की आंख में घुसा दूंगा। उसके बाद में इस लड़की के साथ में और जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम लोग ही जिम्मेदार होंगे। इसी के साथ ही अब ये लड़की और ज्यादा घबराने लगती है, तेज से रोना शुरू कर देती है। एजेंट की इस धमकी को सुनकर ये लड़की और ज्यादा घबराने लगती है, तेज से रोना शुरू कर देती है। इसी टाइम पर मदद यहाँ पहुंच जाती है। ये फोर्जिंग वैली कल्टिवेटर है जिनके ऊपर अभी तक किसी ने काबू नहीं किया है। ये यहाँ पहुंच जाते हैं या बोझते कहने लगते हैं मेरे को लगाई था ये आवाज जरूर से एजेंट की है। इसको सुनकर हम सही टाइम पर यहाँ पहुंच गए। शेन कहता है लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है एजेंट, तुमने इस तरीके से इस लड़की को इसे गर्दन से क्यों पकड़ रखा है, क्या हम जो सोच रहे हैं वो सब कुछ सही है। एजेंट कहता है मेरे पास बिल्कुल भी तुम सभी को कुछ समझाने का टाइम नहीं है, अभी ये चीज समझ लो यहाँ पर हम कमजोर है और ये जो लोग हैं ये सबके सब बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इनकी कमजोर नस हमारे हाथ में है, इसलिए इस टाइम पर हम इन सभी को हरा सकते हैं। इनके ऊपर अटैक करो और इनके ऊपर काबू कर लो। ये सुनकर शेन सोचने लगता है अभी फिलहाल हमारे पास में ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। जब भी दो दोस्तों में लड़ाई हो तो हम ये चेक नहीं कर सकते कि गलती किसकी है, हमें मदद उसकी करनी होगी जो कि हमारा ज्यादा अच्छा दोस्त है। अभी हम यहाँ पर सही गलत चेक नहीं कर सकते, हमें एजेंट की मदद करनी चाहिए। इसी चीज को शेन अपने सारे साथियों को समझाता है और फिर उसके एक इशारे के साथ में ये सारे कल्टिवेटर तेजी से इन सभी दूसरे कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। शेन इन सभी को अपने तिरस्मन दिखाते हुए कहने लगता है जल्दी से फोर्जिंग वैली की स्पेशल जंजीरें और इसके अलावा हमारे पास में जितने ताकतवर क्रॉसबो है उन सभी को बाहर निकाल लो, उसी की मदद से हमें पर अटैक करके इन सभी को खत्म करेंगे। शेन के तकनीक के साथ में सबसे पहला अटैक इस बॉडीगार्ड के ऊपर होता है। पहले दो कल्टिवेटर इसके ऊपर कुछ जंजीरों से अटैक करता है और इसी टाइम पर बाकी कुछ कल्टिवेटर अपने पास से क्रॉसबो निकालकर दो बहुत तेज एरो को इसकी तरफ फायर कर देते हैं। ये देखकर काया जिसको एजेंट ने पकड़ रखा है वो चिल्लाए कहने लगती है जल्दी से वहां से हटिए, आपके ऊपर अटैक होने वाला है। लेकिन ये कहने में काफी देर हो जाती है, एरो की स्पीड बहुत तेज है, वो सीधे इस बॉडीगार्ड की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। फोर्जिंग वैली के जो ये एरो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बॉडी के अंदर घुसने के साथ में इन एरोस का इफेक्ट दे देता है। बॉडीगार्ड का मुंह जोर से फूलता है और ब्लास्ट कर जाता है, चारों तरफ खून फैल जाता है। बॉडीगार्ड के खून के कुछ छींटे सीधा कर काया के मुंह में पड़ता है और इसे देखकर जैंग भी समझ जाता है कि यहाँ पर इन लोगों के अंदर इतनी पावर है कि किसी को अटैक करके उसे जान से मार सकता है। उससे पहले ये ज्यादा सोचेंगे नहीं, इसलिए अब ये खुद आगे बढ़कर एजेंट से बात करने लगता है। एजेंट से कहता है अब तो तुम्हें समझ आ चुका होगा हम कितने पावरफुल है और कितनी आसानी से किसी को भी खत्म कर सकते हैं।
इसलिए अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा हमारे सामने सरेंडर कर दो। जैंग कहता है हम तुम्हारे सारे साथियों को छोड़ने के लिए तैयार है, अब उसके अलावा तुम हमसे क्या चाहते हो? एजेंट कहता है वही सब कुछ जो कि तुमसे चाहते थे। हम चाहते हैं तुम्हारे पास में जितने भी स्टोरेज बैग्स है, इंक्लूडिंग हमारे स्टोरेज बैग, उन सभी को तुम यहाँ पे लाके इकट्ठा करो और उन सभी को हम अपने साथ में लेके जाएंगे। ये सुनकर जैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम तो ये बात नहीं मानेंगे। एजेंट कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरा चक्कू चल जाएगा। एजेंट की ये धमकी दोबारा से काम कर जाती है। जैंग कहता है ठीक है हम तो इन बात को मानने के लिए तैयार है। फिर वो अपने पास से अपने स्टोरेज बैग निकालता है और फिर अपने सारे दोस्त कहने लगता है जल्दी से तुम्हारे पास जितने बैग है उस सब के सब एक जगह इकट्ठा कर दो, हमें इनके हवाले करना होगा। यहाँ पर हम एक सेकंड के लिए भी काया की लाइफ का रिस्क नहीं ले सकते। जैंग के इतना कहने के साथ में ही सभी कैलकुलेटर सेम वैसे करते हैं और सब के सब एक जगह पर स्टोरेज बैग से इकट्ठा कर देते हैं। इसके बाद में एजेंट फॉर्जिंग वैली के सभी कैलकुलेटर्स बोलने लगता है तुम सबके सब वहाँ पे खड़े क्यों, जल्दी से आगे बढ़ो और यहाँ पर जितने स्टोरेज बैग है इन सभी को उठा लो, अब ये हमारे हैं। इनके ऊपर पूरी तरीके से फॉर्जिंग वैली के कैलकुलेटर्स का राज होगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्विंसी और जानमिंग भी इसी जगह पर है और क्विंसी को एजेंट की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है, तभी जानमिंग उसे रोकता है और कहने लगता है यहाँ पर दूसरे गिल्ड के भी काफी सारे कैलकुलेटर है, वही ग्रैंड काफी ताकतवर है, एजेंट ने किसी तरीके से यहाँ पर काबू कर लिया है, इसलिए फिलहाल हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में हुई है, हम बाद में सब संभाल लेंगे। ये सुनकर क्विंसी का मुंह उतर जाता है, वो ठीक है बोलकर मान जाती है। इसी टाइम पर जो फॉर्जिंग वाले बाकी गिल्ड है वो सबके सब एक करके स्टोरेज बैग्स को उठाकर यहाँ से जा रहे हैं। जैंग कहता है अब तो हम तुम्हारी सारी शर्तों को मान चुके हैं, तुम्हारे साथ के जितने भी कैलकुलेटर्स है उन सभी को भी हमने छोड़ दिया है और स्टोरेज बैग भी तुम लोग लेके जा रहे हो, अब जल्दी से काया को छोड़ दो और उसे जाने दो। एजेंट कहता है इतनी जल्दी क्या है, तुम लोगों ने भी शिंग जैन को इतनी सैनिक से तो नहीं छोड़ा था, तुम्हें भी ऐसा बिल्कुल भी करने वाले नहीं हो। मुझे तुम लोगों के ऊपर 1% का भरोसा नहीं है, मुझे पता है जैसे ही मैं सड़की को छोड़ूंगा तुम लोग मुझ पर अटैक कर दोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ इससे पहले कि मैं सड़की को छोड़ूं तुम्हारे पास में जो एक स्पेशल मेडिसिन है जिसकी मदद से स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाती है, तुम उस मेडिसिन को खा लो। जैंग कहता है क्या कह रहे हो तुम मुझे खुद से जहर खाने के लिए कह रहे हो? एजेंट कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? जैंग कहता है उस चक्कू को काया से दूर रखो तभी तुम्हारे लिए ठीक होगा। ठीक है हम तुम्हारी इस शर्त को मान लेते हैं, लेकिन एक दिक्कत है हमारे पास में इस तरह कोई मेडिसिन है ही नहीं, हम इसे रखेंगे क्यों? एजेंट कहता है तो भी ठीक है तुम चिंता मत करो, इसका इंतजाम भी मैं कर दूंगा। सिस्टर लिंगुआन जब के पास में ऐसा कुछ है जिससे स्पिरिचुअल पावर को सील किया जा सके? लिंगुआन बोलती है हाँ बिल्कुल हमारे पास में है, हमने कुछ टाइम पहले कुछ स्पिरिचुअल स्टोन बनाए थे जो कि बनने में ही खराब हो गए थे, उनका इफेक्ट असली स्टोन से एकदम उल्टा होता है, उससे स्पिरिचुअल पावर सील हो जाती है, यहाँ पर हम इन स्टोन्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में ये ओल्ड कैलकुलेटर लिंगुआन के पास में आता है और उसे कहने लगता है मुझे तुम लोगों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, तुमने जरूर से इस स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर और भी कुछ घटिया से मिलाया होगा जो कि हमारे लिए जहर की तरह काम करे और हम सबके सब मारे जाए, इसे खाने से पहले हम इसे चेक करेंगे। ये कहते वो उसके हाथ में से उसे ले लेता है और फिर एक पिल निकाल के देखता है, ये एक गोल्डन कलर की पिल है। जैंग कहता है इस पिल के अंदर क्या है? ओल्ड कैलकुलेटर बोलता है ये ज्यादा खास नहीं है, इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर की थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इससे केवल हमारी एनर्जी थोड़ा टाइम के लिए सील होगी, ये कोई खतरनाक जहर नहीं है और जहां तक मुझे लगता है ये केवल 1 घंटे के लिए हमारी पावर को सील करके रख पाएगा। ये सुनकर जैंग उस पिलो खा जाता है जिसका इफेक्ट उसमें दिखाई देने लगता है। इसके बाद में वो एजेंट से कहता है तुम जैसा चाहते थे हमने वैसा कर दिया है, इस पिल को मैं खा चुका हूँ, कल्टिशन एनर्जी भी सील हो चुकी है, तो अब जल्दी से काया को छोड़ दो। एजेंट बिल्कुल वैसे ही करता है, वो काया को सामने तो धक्का दे देता है। जैंग जल्दी से काया को संभालता है और उसे कहता है काया तुम ठीक हो? काया बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा चेहरा पूरी तरह खराब हो गया, उस लड़के ने मेरे चेहरे के ऊपर एक कट लगा दिया है। इसके बाद में एजेंट ने जाने लगता है और जाते हुए कहता है ब्रदर शेन जल्दी से मुझे बताइए हमारे पास में कितने स्टोरेज बैग है, आज हमने कितनी कमाई की? इसी समय काया गुस्सा दिखाई देता है, वो जिंदा दिखती है, वो कहने लगती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे के ऊपर एक कट लग गया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहते वो अपनी पावर्स का यूज करती है, उसकी बॉडी के अंदर से एक ड्रैगन टाइप कुछ बाहर निकलता है, ये एक कल्चरल स्नेक है जो कि एजिंग तक बढ़ रहा है और काफी पावरफुल है, लेकिन जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। आगे बढ़ते हुए एजेंट मदद करने की कोशिश करती है, चिल्ला के एजेंट से कहती है एजेंट वहां से हटो, वो तुम पर अटैक करने वाली है, ये अटैक तुम संभाल नहीं पाओगे। तभी एकदम से लिगन बहुत चौंक जाती है, एजेंट वहां से हटने की कोशिश नहीं करता बल्कि स्वॉर्ड से बड़े सैनिक से उस कल्टिशन स्नेक के ऊपर अटैक कर उसे वहां से गायब कर देता है। एक अटैक के अंदर कल्टिशन स्नेक डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद वो उस लड़की के ऊपर अटैक करता है और फिर एंड में उस लड़की से बोलता है तुमने मेरे ऊपर छुपके से अटैक किया जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा था लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहने के साथ में एजेंट की स्वॉर्ड घूमती है, आसपास में जो बाकी कैलकुलेटर है ये सबके सब काफी चौंक जाता है। जैंग चिल्ला कहता है प्रिंसेस कुछ कीजिए, हटिए वहां से। इसी समय ये लड़की पिछले बार जैसा ही अपना मूव यूज करती है, वो रोना शुरू कर देती है। इसने एजेंट की स्वॉर्ड के सामने अपने सेंटर कर दिया है कि जेल में बैठ जाती है और उसे देखकर एजेंट भी अपने अटैक को रोक देता है और फिर इसे कहने लगता है जब तुम्हारे अंदर लड़ाई करने का साहस नहीं है तो फिर क्यों बेकार मुझ पर अटैक कर मुझे तुम पर अटैक करने के लिए मजबूर कर रही हो। ये कहने के बाद में एजेंट दोबारा से यहाँ जाने लगता है। बाकी के जो सारे कैलकुलेटर होते हैं ये सब के सब इस प्रिंसेस को संभालने लगते हैं। जैंग काया से कहता है प्रिंसेस काया आपको ज्यादा प्रेशर जरूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ से लौटने के बाद में हम एक शानदार प्लान बनाएंगे और फिर दोबारा से इन लोगों पर अटैक करेंगे
हमारा अगला अटैक बहुत शानदार होगा और ये सब के सब खत्म हो जाएंगे, आपका बदला लिया जाएगा। काया बोलती है हाँ बिल्कुल, बदला तो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और जानना है। ए लड़के, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ईजिन कहता है जब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग दोबारा से मुझ पर अटैक करने वाले हो, मुझसे बदला लेने की कोशिश करोगे, तो मैं क्यों तुम्हें अपना असली नाम बताऊं? फिलहाल बस तुम मेरे बारे में इतना जान लो कि मैं क्यून युआन सेक्ट से बिलोंग करता हूँ और वहाँ का एक बहुत ताकतवर कल्टिवेटर हूँ। तो मेरे पर अटैक करके मुझसे कभी अपना बदला नहीं ले पाओगे, लेकिन फिर भी एक नाम जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, मेरा नाम यो शैन है। वैसे ये मेरा असली नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से मुझे याद रखने में तुम्हें आसानी होगी। अगर तुम्हें मेरा ये नाम पता होगा तो हमेशा ये याद रहेगा कि योशन नाम के एक बंदे ने तुम्हारे पूरे ग्रुप को हराया था। काया बोलती है ठीक है योशान, मैं तुमसे वादा करती हूँ जल्दी तुम पर अटैक करके अपना बदला लूंगी। तभी जैंग काया को शांत करता है और उसे कहने लगता है प्रिंसेस काया, यहाँ पर शांत हो जाइए, हमारे पास में कल्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, हम इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। यही कहने के बाद में ये लोग जल्दी से और मोस्टर्स की ओर बैठते हैं और फिर तेजी से यहाँ चले जाते हैं। इसके बाद में लिग युआन एजिन के पास में आती है और उसे कहने लगती है एजिन, मुझे ये समझाओ यहाँ पर हुआ क्या? फिलहाल बस मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कोई ऐसी परेशानी थी जिसको जैन मैंग भी संभाल नहीं पाया, लेकिन तुमने उसे संभाल लिया, ये काफी शानदार है। एजिन कहता है इसमें मैंने कुछ भी अकेले नहीं किया, बाकी सब कल्टिवेटर्स ने भी मेरी मदद की है। लिग युआन के मुंह से एजिन की तारीफ क्विंसी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो कहने लगती है यहाँ पर सबको लग रहा है कि एजिन असल में एक हीरो है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये असल में एक डाकू है जिसने एक लड़की को किडनैप करके दूसरे ग्रुप के सभी लोगों को हरा दिया। क्विंसी की ये बात वहाँ पर जो बाकी कल्टिवेटर्स होते हैं इनमें से किसी को भी 1% पसंद नहीं आती। वो सबके सब उसकी बुराई करने लगता है और उसे कहता है कि हमारे ऊपर इस तरह से अटैक हुआ, उन लोगों ने हमें लूटने की कोशिश की, एजिन ने हमें बचाया, अपनी चालाकी का यूज किया, इसके बावजूद भी तुम इस तरीके से उसकी इंसल्ट कर रही हो, उसे डाकू कह रही हो, ये सही नहीं है। लिग युआन कहती है क्विंसी अपने शब्दों के ऊपर थोड़ा काबू रखो, अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो तुम्हें खत्म करने में मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। यहाँ से हम जल्दी सेक्ट में लौटने वाले हैं, तुम्हारे इस बिहेवियर के बारे में वहाँ पर हम अच्छी तरह बात करेंगे। ये सुनकर अब क्विंसी जैन मैंग तो दिखती है और उसे कहने लगती है पर जैन मैंग, क्या मैंने यहाँ पर सच में कुछ गलत किया है? जैन मैंग कहता है तुम एकदम चुप रहो। ये कहने की बात है अब ये दोनों यहाँ जाने लगते हैं। भाई इन ज्यादा कहने लगता है ये दोनों ही बहुत अजीब है, पता नहीं कब क्या बोल जाता है। शेन और एजिन भी यहाँ पर ये सब कुछ देख रहा है। तभी पाई और उसके साथ के जितने भी कल्टिवेटर्स है ये सब के सब एजिन के पास में आते हैं और तो कहने लगता है एजिन, हमने तुम्हें अभी तक थैंक यू नहीं कहा है, तुमने यहाँ पर हमारी जान बचाई, हमारी रेस्पेक्ट को बचाया। अगर सच में ये लोग यहाँ पर आकर हमें लूट के चले जाते तब तो सब जगह पर हमारी जगह से इंसल्ट हो जाती जिसकी तुमने रक्षा की है। ये देखकर एजिन जल्दी से पाई के पास में आता है, उसे उठाता है और उसे कहने लगता है आपको इस तरीके से मेरे सामने घुटने टेकने की या मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है, आप सबके सब मेरे सेक्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और ब्रदर शेन आप एक काम कीजिए, जल्दी से पता लगाइए जहाँ पर हम में से ऐसे कितने कल्टिवेटर्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक घाव लगे हुए हैं। मैं वादा करता हूँ जिनकी बॉडी के ऊपर खतरनाक घाव लगे हुए हैं उन सभी को हमने आज जितने भी स्टोरेज बैग हासिल किया है उनमें से एक बड़ा हिस्सा मिलेगा, ताकि सही तरीके से उनका कंपनसेशन किया जा सके। एजिन का ये आइडिया इन सभी कल्टिवेटर्स को काफी पसंद आता है, सिवाय कुछ को छोड़ के। यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे कल्टिवेटर्स हैं जो कि एजिन से चिड़े हुए हैं। इसके बाद में इन स्टोरेज बैग्स को बांटना शुरू कर दिया जाता है, कल्टिवेटर्स आगे आते जाते हैं, स्टोरेज बैग्स को लेके जाते हैं। यहाँ पर इस टाइम पर काफी सारे स्टोरेज बैग्स है जो कि वही क्लीन से बिलोंग करते हैं। उनके सेट के जो कल्टिवेटर्स थे उनके भी सब छीन के यहीं पर रख लिए गए थे। शेन एक लिस्ट को देखते हुए एजेंट से बोलने लगता है लिस्ट के अंदर जितने भी कल्टिवेटर्स थे उन सभी को ये सब बांटे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास में काफी सारे बचे हुए हैं, इनका क्या करना है? एजेंट कहता है इनमें से सभी को हम अपने साथ में फोर्जिंग वैली में ले जाएंगे जो कि हमारे अकाउंट में ज्वाइन होंगे। यहाँ पर जितने भी स्टोरेज बैग्स हैं इन सभी का फायदा फोर्जिंग वैली कल्टिवेटर्स को होगा, लेकिन इनमें से कुछ 4-5 बैग्स को क्विकसे वैली को भी दे दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भी हमारी मदद की थी। एजेंट का ये आइडिया शेनो का भी सही लगता है। वो जल्दी से लिग युआन के पास में आता है और उसे कहने लगता है हमारे लीडर एजेंट ने कहा है कि यहाँ पर हमें जितने भी स्टोरेज बैग्स मिले उनमें से एक हिस्सा क्विकसे वैली को भी दिया जाए क्योंकि आप लोगों ने भी हमारी मदद की है। वो जो स्पिरिचुअल स्टोन्स खराब वाले थे वो सब के सब आपने हमें दिए थे, इस तरीके से कुछ बैग्स के ऊपर आपका अधिकार होगा। शेन के तकनीक साथ में एक दूसरा कल्टिवेटर काफी सारे बैग्स को लेकर उस जगह पर आता है और उन्हें लिग युआन के हवाले कर देता है। लिग युआन थैंक यू कहते हुए उन सारे बैग्स को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ में जो बाकी कल्टिवेटर लड़कियां हैं ये सब के सब काफी खुश हो जाती है। और ये सारी वही लड़कियां हैं जो कि इस सफर की शुरुआत के अंदर एजेंट को काफी कमजोर आंक रही थी, उसने काफी बुराई कर रही थी और इन्होंने एजेंट की टीम को स्पिरिचुअल स्टोन देने से मना कर दिया था जिस टाइम पर एक स्पेशल फॉग का इन पर अटैक हुआ था। और अब यही एजेंट के इस एक्ट के ऊपर एजेंट काफी तारीफें करने लगती है और साथ में इनके अंदर थोड़ा गिल्ट भी होता है कि उन्होंने उस टाइम पर एजेंट की मदद नहीं की, एजेंट को जबरदस्ती इनसे काम निकलवाना पड़ा। अब इन्हें एहसास हो चुका है कि इन लोगों ने एजेंट को कितना गलत समझ लिया था और वो कितना सही इंसान है। और इसी के साथ में रिवेंज द न्यू बिगिनिंग का ये एपिसोड भी खत्म होता है। ये इस सीरीज का सेकंड लास्ट एपिसोड था। इस एपिसोड के ऊपर बहुत सारे लाइक कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा फाइनल एपिसोड को जल्दी से जल्दी ला सकूं और वो एपिसोड काफी शानदार होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।